हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ब्रिटिश पीरियड से जुड़े हुए जितने भी एक्ट्स, चार्टर्स, रेगुलेशंस हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे हर साल यूपीएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से आज शुरू कर रहे हैं। जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में आज का सेशन आपको कैसा लगा एंड डू यू वॉन्ट अस टू कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर सीरीज। हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के डिटेल्स में जाएं उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन, द अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंड किस बैकग्राउंड के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, इसे थोड़ा सा समझें। तो हम यहां पे देखते हैं कि 1599 के अंदर इंग्लैंड में एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट साथ में आया और उन्होंने एक कंपनी शुरू करी। इस कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो हैं, उन्होंने इस कंपनी को इंग्लैंड का ईस्ट के साथ जितना भी ट्रेड होता है उस पर कंप्लीट मोनोपोली दे दी। अब ये जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टू ट्रेड विद द ईस्ट, ये फ्री में नहीं दिया गया था। आप यहां पे देखेंगे इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का मकसद था अपनी पॉलिटिकल और मैरीटाइम अथॉरिटी को और स्ट्रांग बनाना, और इसी के साथ साथ में जो यूरोपियन राइवल्स हैं उनके साथ में इफेक्टिवली कॉम्पीट करना, क्योंकि आपको पता है ईस्ट के साथ जो ट्रेड है स्पेसिफिकली इंडिया के साथ में वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल था। और इसी के साथ साथ में कंपनी जो है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सालाना लगभग 4 लाख पाउंड्स दिया करती थी। आप यहां पे देखेंगे कि 1608 में सर विलियम हॉकिंस जो हैं वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और यहां पे आप देखेंगे कि वो परमिशन मांगते हैं कि हम फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उन्हें परमिशन मिली कि आप वेस्टर्न कोस्ट जो है यहां पे फैक्ट्रीज ओपन अप कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहां पे देखते हैं कि सर थॉमस रो जो है वो आए एज एन एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स फर्स्ट टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, और इनके रिक्वेस्ट पे परमिशन मिल गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो थ्रू आउट मुगल टेरिटरीज अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर सकता है। 1623 आते आते आप देखते हैं कि सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम, इन एरियाज में कंपनी अपनी फैक्ट्री बेसिकली ट्रेडिंग डिपोट जो है वो ओपन अप कर चुकी थी। हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आगे उसे देखते हैं। 1639 के अंदर कंपनी ने मद्रास को लीज पे ले लिया फ्रॉम द महाराजा ऑफ चंद्रगिरी। यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया और आप देखेंगे आगे चल के ये मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में डेवलप हुआ। 1668 में कंपनी ने इंग्लैंड के जो किंग है चार्ल्स सेकेंड, उनसे बॉम्बे को रेंट पे ले लिया और सालाना 10 पाउंड्स के रेंट पे अब बॉम्बे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। और आप यहां पे देखेंगे कि इनफैक्ट चार्ल्स सेकेंड जो है उन्हें बॉम्बे डाउरी में मिला था बिकॉज ही हैड मैरिड दी पोर्चुगीज प्रिंसेस। तो अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो आप यहां पे देख रहे हैं कि मद्रास जो है वो साउथ में कंपनी का बेस बन गया, बॉम्बे जो है वो वेस्ट में कंपनी की एक्टिविटीज का बेस बन गया, और आगे चल करके आप यहां पे देखेंगे कि 1698 आते आते मद्रास, बॉम्बे के अलावा अब इनको ईस्ट में भी बंगाल में भी एक बेस मिल गया था। इन्होंने क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर है अजीम उस शान, इससे सुल्तानती, कालीकटा और गोविंदपुर की जमींदारी ली। आगे चल के ये एरिया कैलकटा के रूप में डेवलप हुआ और यहीं पे कंपनी ने फोर्ट विलियम जो है उसे कंस्ट्रक्ट किया और हम देखते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में 1757 का बैटल ऑफ प्लासी काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल की सीट पे पपेट नवाब्स को बिठाने लगी थी। इसी बीच में आपको ध्यान रखना है कि 1746 से 1748 के बीच में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, बैटल ऑफ सेंट थोम हुआ। 1749 के अंदर बैटल ऑफ अंबुर हुआ, द सेकेंड कर्नाटिक वॉर, एंड आप देखेंगे 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश एज पार्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। बेसिकली यहां पे इंग्लिश जो है वो फ्रेंच के साथ में लड़ रहे थे to establish their dominance as far as the trade with India was concerned. And yes, the English were successful after the 3 Carnatic wars in eliminating the French threat. तो यहां पे तो ठीक है सब कुछ। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और यहां पे जो ट्रिपल अलायंस है, शाह आलम सेकेंड जो उस टाइम पे नाम मात्र के मुगल एम्परर थे, जो आपका अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, एंड इसके अलावा आप यहां पे देखेंगे मीर कासिम,
बंगाल का भगोड़ा नवाब, ये एक साइड थे, ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी तरफ थी। बैटल ऑफ बक्सर में जैसे ही ट्रिपल अलायंस को हराया गया, इसके बाद में आप देखते हैं 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद में बंगाल के अंदर डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। नाउ व्हाट आई मीन व्हेन आई से डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, आप यहां पे देखेंगे कि बंगाल की जो निजामत है, बेसिकली जो जुडिशियल एंड पॉलिसिंग राइट्स हैं, देवर विद दी बंगाल नवाब। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, जुडिशियल राइट्स हैं, आप देखोगे ये बंगाल के नवाब के पास है। और उधर की तरफ जो दीवानी राइट्स है, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स हैं फ्रॉम दी बंगाल प्रोविंस, इट वाज गिवन टू दी ईस्ट इंडिया कंपनी। और आप देखोगे कि ये जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पे दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, यहां पे कंपनी ने लोगों से लिटरली रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया विदाउट केयरिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स और द पीपल। द पीपल ऑफ बंगाल वर रिड्यूस्ड टू पॉपर्स। इनफैक्ट इनडायरेक्टली जो निजामत है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मेजरली रेवेन्यू कलेक्शन एंड ट्रेड प्रॉफिट से कंसर्न थी। तो आप यहां पे देखोगे कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इट बेसिकली लेड टू इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट वाज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट बाय द पीपल। ये सिचुएशन है, बट अभी भी कंपनी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुश रख रही है, सालाना उनको जो फीस है वो दे रही है, अराउंड 4 लाख पाउंड्स। बट द सिचुएशन वर्सेंड इन 1768। आप यहां पे देखोगे कंपनी जो है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो फेस कर रही थी, और इनफैक्ट 1772 आते आते इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग बैंकक्रप्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फेसिंग बैंकक्रप्सी। व्हाई सो? ये फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंकक्रप्सी क्यों हुआ? आप यहां पे देखेंगे कि इसके कुछ 3-4 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन क्या है? 1766 से लेकर के 1769 के बीच में हमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलता है। तो कंपनी हैदर अली के साथ लड़ रही थी, और आप देखोगे कि 3 साल हैदर अली के साथ में लड़ने के बाद में भी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर डिड नॉट गिव द कंपनी एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट और एनी गेन्स। इसके बाद में कंपनी वॉज फोर्स्ड टू साइन द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ मेड्रास on the terms and conditions dictated by Hyder Ali. So, the first Anglo-Mysore War was a major drain on the financial resources of the East India Company. Apart from this, आप देखोगे कि बंगाल के अंदर 1769-1770 में हमें एक मेजर फैमिन देखने को मिलता है। बंगाल से कंपनी की काफी इनकम होती थी, बट क्योंकि कंपनी जो है वो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में मेजरली रेवेन्यू कलेक्शन में इंटरेस्टेड थी, इट डिड नॉट पे एनी हीट टू द कंडीशन ऑफ द पीपल. So rainfall deficit was there, the crops failed, people were starving. कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। सो आप यहां पे देख रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ में बंगाल के अंदर कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस एंड एथिकल क्राइसिस भी फेस कर रही है। नॉट ओनली दिस, आप यहां पे देखेंगे कि इसके अलावा अगर हम कंपनी की बात करें कि उसको क्यों लॉस हो रहा था, तो एक टी ट्रेड जो है उसके रिस्पेक्ट में भी कंपनी जो है वो लॉसेस फेस कर रही थी। जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, इंडिया से टी पिक करके अमेरिका में सप्लाई करती थी, बट अब अमेरिका के अंदर डच जो है वो टी को स्मगल करने लगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चाय है उसको कोई खरीदने वाला नहीं था, तो उससे भी कंपनी जो है वो लॉस फेस कर रही थी। सो बिकॉज द कंपनी वॉज कॉन्स्टेंटली वेजिंग वॉर, फर्स्ट अगेंस्ट द यूरोपियन पावर्स इंक्लूडिंग द फ्रेंच, एंड लेटर ऑन अगेंस्ट द इंडियन पावर्स सच एज हैदर अली ऑफ मैसूर, आप देखोगे द कंपनी वॉज इन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एड टू इट द बंगाल फैमिन ऑफ 1770, द रैम्पेंट करप्शन अमंग द कंपनी ऑफिशियल्स, जो अपना प्राइवेट ट्रेड कैरी आउट करते थे, ट्रेड ड्यूटी पे नहीं करते थे, और जो पहले बंगाल के नवाब्स की टेंशन थी, है ना, ड्यूटी इवेजन, नाउ द कंपनी वॉज द विक्टिम ऑफ दिस, एज वेल एज द कंपनी वॉज फेसिंग लॉस इन टी ट्रेड ऑल्सो. So the company was facing financial crisis, there was administrative and ethical crisis. और इसी के रिस्पॉन्स में आप देखते हैं कि कंपनी ने जब जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि लोन दे दो, 1 लाख पाउंड चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि लोन दे देंगे, लेकिन अब आपको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा.
और हम देखते हैं कि यहां पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पास किया। सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बेसिकली क्या किया गया, आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश पोजेशंस हैं इन इंडिया, दे वर स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। सो एज फार एज द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर कंसर्न्ड, कंपनी वाज स्टिल द सुप्रीम अथॉरिटी। बट हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी है इन लंदन, उसे कहा गया कि आप इंडिया से रिलेटेड जितने भी सिविल, मिलिट्री एंड कमर्शियल मैटर्स हैं, इनमें ब्रिटिश कैबिनेट को अब रिपोर्ट करेंगे। सो आप देखेंगे वाया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 the interference of the British government in the affairs of the East India Company in India began. And finally in 1857 the British Crown will take over. इसके अलावा आप यहां पे देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है, इसके वाया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल पोजेशंस है इंडिया में, जैसा कि आप यहां पे मैप में देख सकते हैं, बंगाल के अंदर नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया, मेड्रास एंड यहां पे कुछ एरियाज, आप यहां पे देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में भी हमें एक मेजर चेंज देखने को मिलता है। यहां पे थोड़ा सा एक डायग्राम बना के देखते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और बॉम्बे का गवर्नर है। यहां पे आप देखेंगे कि बंगाल प्रेसिडेंसी है एंड बंगाल का गवर्नर है। और आप देखेंगे कि साउथ में मेड्रास प्रेसिडेंसी है जहां पर भी एक गवर्नर है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से पहले ये तीनों प्रेसिडेंसीज जो हैं ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती थी। बट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एक स्टेप लिया गया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एक स्टेप लिया गया। यहां पर हम क्या देखते हैं, हम यहां पे देखते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर है उसे बना दिया गया गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स इनफैक्ट बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और आप देखेंगे कि जो बॉम्बे एंड मेड्रास के गवर्नर्स हैं, दे वर मेड सबऑर्डिनेट टू दी बंगाल गवर्नर जनरल। सो आप क्या देखेंगे, अब बॉम्बे का गवर्नर और मेड्रास का गवर्नर जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल लंदन के अंदर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, द गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी, उसको रिपोर्ट करेगी। और सीओडी जो है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, ये सारे सिविल, मिलिट्री एंड कमर्शियल मैटर्स के रिस्पेक्ट में ब्रिटिश कैबिनेट को टाइमली रिपोर्ट्स दिया करेगा। सो आप यहां पे देखेंगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड। इनफैक्ट बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे कहा गया कि आपकी एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। और जो कंपनी के टेरिटोरियल पोजेशंस है इंडिया में, उनके रिस्पेक्ट में ये जो 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है अलोंग विद दी बंगाल गवर्नर जनरल, ये रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बना सकती है। बट यहां पे ये काम करेंगे मेजॉरिटी रूल के बेसिस पे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी लेजिस्लेशन पास करवाना है तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे आउट ऑफ 4 2 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल की पोजीशन क्रिएट की गई है, बट विज़-विज़ दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स उसकी पोजीशन अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो बॉम्बे के गवर्नर हैं, मेड्रास के गवर्नर हैं, इनके पास भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बट बॉम्बे के गवर्नर और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो यहां पे जो लोकल एरिया है इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकते थे, जो प्रोविंशियल एरिया है उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकते थे। लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो अपार्ट फ्रॉम बंगाल जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल पोजीशंस हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकता था। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, आप यहां पे देखेंगे एक via the regulating act of 1773 because the company was facing bankruptcy and it had gone to the British government for loan, the British government got a chance to address the financial, administrative and ethical crisis that the East India Company was facing in India. It marks the beginning of the interference of the East India, beginning of the interference of the
British government in the affairs of the East India Company. Secondly, आप यहां पे क्या देखोगे? Now the company and its court of director was required to submit timely reports to the British cabinet with respect to the civil, military and commercial matters of the territorial possessions of East India Company in India. ये आपको ध्यान रखना है. दूसरा, जैसा कि हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया. आप यहां पे देखेंगे बिकॉज द कंपनीज ऑफिशियल्स व्हेन कैरिंग आउट द प्राइवेट ट्रेड वर नॉट पेइंग द ड्यूटी, वर इवेडिंग द ड्यूटी एंड इट वाज लीडिंग टू लॉस for the British East India Company. Now they were prohibited from engaging in private trade or accepting the bribes. This was an effort towards curbing corruption among the company officials. Dual administration in Bengal, जो कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के वाया एस्टेब्लिश किया गया था, इसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था बिकॉज द पीपल वर सफरिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वाज इन ruins. तो आप यहां पे देखेंगे वाया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल केम टू एन एंड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली नाउ. साथ ही साथ में कंपनी को कहा गया कि अब आप अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें केवल 6% डिविडेंड पे कर सकते हैं जब तक कि आप गवर्नमेंट से आपने जो लोन लिया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड से आपने जो लोन लिया है, उसे रीपे नहीं कर देते. साथ ही साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, है ना, उनका जो टेन्योर है उसको भी 4 इयर्स तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि वाया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हमें एक मेजर जुडिशियल रिफॉर्म देखने को मिलता है विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम via the regulating act of 1773 in 1774. बट यहां पे जो ये सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया है, आप देखोगे इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो केवल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स तक था, ना कि नेटिव्स तक. तो इंडियंस पे इसका जुरिस्डिक्शन लागू नहीं होता था. आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था via the regulating act of 1773 एट फोर्ट विलियम, इसके अंदर आपको एक चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे. सर एलिजा इम्फी जो हैं ये फर्स्ट चीफ जस्टिस बने. इनफैक्ट 1781 में सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है उसे मॉडिफाई किया गया और आप देखेंगे कि इसे कम कर दिया गया. कहा गया कि गवर्नर जनरल, काउंसिल और जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज. तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपको ध्यान रखना है. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट इन द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फाइनली द ब्रिटिश क्राउन विल टेक ओवर द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. The governor of Bombay and Madras were reduced to a subordinate position as compared to the Governor General of Bengal. So it marks a shift towards unified administration in British India. इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि for the first time the company's political and administrative functions in case of India were recognized via the Regulating Act of 1773. Also, a major judicial reform in the form of establishment of the Supreme Court at Fort William was seen. So this was all about the Regulating Act of 1773. Hope आपको समझ आया होगा अच्छे से कि किस बैकग्राउंड में Regulating Act of 1773 आया. The company was facing bankruptcy, financial crisis, and it had gone for loan to the British government. It was also facing administrative and ethical crisis in Bengal. इसके अलावा आपको यहां पे ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का क्या सिग्निफिकेंस है और इसके जो मेजर प्रोविजंस हैं वो. इसी तरीके के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर जो 18 नवंबर से शुरू हो चुका है, आपकी लाइव क्लासेस हैं सारे सब्जेक्ट्स की. बट अगर आपका एक हफ्ता मिस भी हो जाता है तो आप देखेंगे जो आपकी लाइव क्लासेस हैं उनका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा.
आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है करंट अफेयर्स का, मेंटोरशिप सेशंस हैं आपके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं एज वेल एज फैकल्टी के द्वारा, 7 फुल लेंथ टेस्ट एंड स्पेशल सेशंस ऑन इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सीसेट एंड मैप्स। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है ना, टॉपर्स वाउच करते हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। और आप यहाँ पे देखेंगे कि डिस्काउंट्स के लिए आप हमारी टीम को 1800-890-3043 पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पर लिख के भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी ज्वाइन करने के लिए, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। सेशन पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।